सुप्रभात। बाल साधना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकगण, आप सभी का मैं बाल साधना परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन क्लास में प्रथम जो अध्याय है सामाजिक विज्ञान का, उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और प्रथम अध्याय का पहला बिंदु जो है महाजनपद, ये व्यवस्था है। इसका जो पहला बिंदु जो है महाजन पद, विद्यार्थियों सबसे पहले एक बिंदु आता है कि महाजन पद क्या थे, इनका उदय क्या कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, और ये महाजनपद ये व्यवस्था है ये कौन से काल में विकसित हुई। महाजनपदीय व्यवस्था का प्रथम जो उल्लेख दिया गया है, पहली बार इनका जो विवरण आया हमारे सामने, वो एक बौद्ध पुस्तक है और उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। उस पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय नामक एक पुस्तक है। सबसे पहले एक शब्द आएगा आपके सामने कि अंगुत्तर और निकाय। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये सूतपिटक नाम की एक बौद्ध पुस्तक थी, उस बौद्ध पुस्तक का ये भाग था अंगुत्तर निकाय। तो उस बौद्ध पुस्तक में पहली बार ये बताया गया है कि पुरातन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। दूसरी बात, एक पुस्तक और है जैन धर्म की, और वो जैन धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र नाम की पुस्तक में भी 16 महाजनपद बताए गए हैं। तो इस प्रकार पहली बार 16 महाजनपदों का विवरण जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारी बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय, जो सूतपिटक का हिस्सा है। और दूसरी बात, भगवती सूत्र जो जैन धर्म की पुस्तक है, उसमें 16 महाजनपद मिले हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो महाजनपद हैं इनका उदय कब हुआ। तो ये 16 महाजनपदों का जो उदय है वो वैदिक काल में हुआ, और वैदिक काल में जो मुख्य जाति थी उस जाति का नाम आर्य था। तो महाजनपदों के उद्भवकर्ता जातिगत शब्द जो है वो तो आएंगे आर्य, और वैदिक कालक्रम है। ये जो आर्य शब्द है इसका अर्थ गुणवाचक है। यहाँ पर आर्य जो जाति थी, जो नैतिक चरित्र में श्रेष्ठ लोग होते थे उनको आर्य कहते थे। तो आर्य यहाँ पर एक गुणवाचक शब्द है। और ये जब आर्य संस्कृति विकसित हुई थी, उस आर्य संस्कृति में हमारे महाजनपद बने थे। वैदिक काल में 2 संगठन होते थे, सभा व समिति। इनका उल्लेख जो हमें सबसे पहले मिला है वो हमारा एक वेद है, अथर्ववेद। इसको अथर्ववेद भी लिखा जाता है। अथर्ववेद या अथर्ववेद, जिसमें सभा और समिति का उल्लेख दिया गया। इन्हें प्रजातंत्र की 2 पुत्रियां भी कहा जाता है। तो इन प्रजातंत्र की 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति थी। उनके माध्यम से पहली बार इन महाजनपदों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आपके सामने आई कि इनका मार्ग प्रशस्त कहाँ से हुआ है, वैदिक काल से। इनका मार्ग प्रशस्त किन्होंने किया, आर्यों ने। आर्य कौन थे, ये एक गुणवाचक शब्द के आधार पर नैतिक चरित्र से उन्नत जाति थी। और इन महाजनपदों का संगठन शुरू कहाँ से हुआ, तो सभा और समिति से हुआ। इन सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजातंत्र की 2 पुत्रियां स्वीकार किया गया। हमारे पास जो 16 महाजनपद बने, बच्चों इस चीज के ऊपर आपको एक गौर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद था जो गणतंत्र था, या कौन सा महाजनपद है जो राजतंत्र है। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्र थे, और 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे। अब आपके सामने एक बात आएगी
कि राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। मैं एक सरल शब्द में बताऊं आपको कि आपकी पुस्तक के पीछे एक शब्द लिखा होता है, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। ये गणराज्य और गणतंत्र वो देश होते हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो गणतंत्र कहलाते हैं। और जहाँ जिस राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत पद होता है वो राजतंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है तो हम गणराज्य कहते हैं, भारत गणतंत्र है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 2 महाजनपद ऐसे थे जो तो वंशानुगत नहीं थे, वहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, और 14 ऐसे थे जहाँ पर राजा वंशानुगत हुआ करते थे। अब ये 2 जो ऐसे थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो मल ऐसा जनपद है जो यानी उस समय गणतंत्र हुआ करता था, और एक वज्जी, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। तो वज्जी संघ उनके जीवन के साथ इसका जुड़ा हुआ है। तो मल और वज्जी ये दोनों ऐसे महाजनपद हैं जो गणतंत्र है। और इसके अलावा जो मैं 14 शेष आपको बताऊंगा वो ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र ये व्यवस्था लागू होती है। दूसरी बात, सबसे पहले महाजनपद संगठित हुए थे कबीलों के रूप में, और कबीलों से संगठन इनका आगे बढ़ा वो जन, और जन से आगे चल के ये क्या बन गए? महाजनपद बन गए। तो पहले कबीले बने, कबीलों से जन बने, और जन से महाजनपद बन गए थे, या महाजनपदों का विकास हुआ था। हम अब क्रमबद्ध रूप से 16 महाजनपद पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों के कई दिक्कत आती हैं कि 16 महाजनपद उनका क्षेत्र, और क्षेत्र के साथ साथ भी एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनकी राजधानियों के बारे में। मैं आपको बड़े सरलतम रूप से आपको बताऊंगा इसमें, और किस तरीके से आपको उनको पढ़ना है उसे आप ध्यान से देखेंगे। आप पहला महाजनपद लिखेंगे, और पहले महाजनपद का नाम है काशी। देखो, एक हिंदू धार्मिक केंद्र है काशी, और ये काशी है, इसकी राजधानी वाराणसी है। आप इसको एक शब्द में और जोड़ सकते हो, बनारस। जैसे आप कई बार इस चीज़ का उल्लेख बनाते हो, खाई के पान बनारस वाला, तो ये वो बनारस है जो पान के लिए प्रसिद्ध है, और ये वो वाराणसी इसी का दूसरा नाम है। और काशी ये पहले महाजनपद था, इसकी ये राजधानी थी। ये जो वाराणसी और बनारस है ये नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा और बनारस से चुनाव लड़ा था, तो फिर उन्होंने वाराणसी को रख लिया था और उसे इस्तीफा दे दिया था। तो ये वाराणसी और बनारस जो काशी की राजधानी है, जो यूपी में है, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ महाजनपद आप कह सकते हो हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार। और ये जो वाराणसी बनारस है ये वर्तमान समय में भी वाराणसी और बनारस के रूप में ही प्रसिद्ध है। तो पहला महाजनपद हमारा हो गया, और पहले महाजनपद के रूप में हो गया काशी। अब आप इसको नरेंद्र मोदी जी को जोड़ोगे, पान को जोड़ोगे, काशी को जोड़ोगे, तो बहुत सरल रूप हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात यहाँ आएगी, और दूसरे नंबर की बात यहाँ पर आएगी कौशल। आपको इसको याद रखने का एक सबसे बहुत ही बेहतर तरीका है कि कौशल भगवान श्री राम की जो नाम था, माताजी का नाम था भगवान श्री राम का, वो कौशल्या था। और कौशल्या थी, उसके नाम से एक महाजनपद था जिसका नाम था कौशल। और कौशल जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। अयोध्या उसकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। तो अयोध्या उसकी राजधानी थी। अब आप 2 चीज़ देखिए, एक तो अयोध्या है कहाँ पर? तो ये तो उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर राम मंदिर का मामला बहुत बार आपने सुना है। पिछली साल 2019 में राम मंदिर को मंजूरी मिली है, तो आप सबके सामने ये बिंदु आया हुआ है। तो कौशल पर जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी अयोध्या। और अयोध्या का एक नाम और इतिहास में दिया हुआ होता है श्रावस्ती। ये नाम भी इतिहास में इसका दिया हुआ मिलता है, अयोध्या श्रावस्ती। ये अयोध्या एक नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस नदी का नाम है सरयू। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपके सामने एक बात आई,
कि कौशल्या से आप नाम याद रखोगे कौशल, एक बात। और अयोध्या राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था उसके कारण आपकी याद है उसकी राजधानी है। और श्रावस्ती इसी का दूसरा नाम है। और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था और जब उन्होंने अपनी मनुष्य योनि में जितनी उम्र उन्होंने पूरी की थी, उसके बाद सरयू नदी में उन्होंने अपना रूप बदलकर दोबारा विष्णु अवतार में आए थे वो। तो ये सरयू नदी का जिक्र आपके सामने यहाँ पर आता है। कंपटीशन का भी बहुत बेहतर क्वेश्चन ये आपके सामने आएगा। दूसरी बात, अयोध्या के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है साकेत। कई बार आप जैसे रामायण और महाभारत जैसे सीरियल देखते हो आप, और आपके सामने एक शब्द आता है साकेत धाम, बहुत बार आता है साकेत धाम। तो ये वो धाम नहीं है यहाँ पर, ये साकेत इस अयोध्या की दूसरी राजधानी थी जिसको साकेत के नाम से संबोधित किया गया या साकेत के साथ ही शब्द को जोड़ा गया। तो 2 महाजनपद आपके हो गए। आपने महाभारत का इतिहास पढ़ा है और उसमें एक शब्द बार बार पढ़ा आपने, अंगराजकरण। जो पांडवों के बड़े भाई थे, सूर्यपुत्र थे, उसके साथ कई बार आपने महाभारत में अंगराजकरण का नाम सुना है। तो अंग महाजनपद था। और अंग महाजनपद जो था वो अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। चंपा राजधानी है अंग महाजनपद की। और ये जो अंग महाजनपद जो है ये वर्तमान समय में बिहार का भागलपुर और मुंगेर, यानी 2 क्षेत्र आपके शामिल होंगे। बिहार का भागलपुर और भागलपुर जो क्षेत्र है उसके साथ मुंगेर, ये 2 क्षेत्र आपके वर्तमान समय में जो है वो पहले अंग महाजनपद थी। और इन अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। विद्यार्थियों, कोई चीज़ जब समझ में कम आती है या थोड़ा समझने में असक्षम हो जाते हो तो उस चीज़ को थोड़ा रिवाइज करके देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन शब्दों पे दोबारा गौर करो कि अंग को जोड़ा आपने अंगराजकरण से। फिर अंग है कहाँ, तो आपने जोड़ा सर ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर आपने जोड़ा कि अंग की राजधानी सर कौन सी थी, तो उसके साथ आप एक जुड़ जाओगे, कौन सी थी, चंपा। बिंदु को बड़े सरलतम रूप से पढ़ो, हंसते हंसते पढ़ो, ताकि वो आगे कंपटीशन में आपके बहुत ही अच्छी तरीके से काम में आ सकता है। फिर तीसरा देखिए, तो आपका 3 महाजनपद आपके हो गए। उसके बाद में आप जो पढ़ेंगे चौथे महाजनपद का आप क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। और चौथे महाजनपद में आप एक नाम लिखेंगे जिसका नाम है मगध। यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। और मगध महाजनपद जो वर्तमान समय में कौन से क्षेत्र में आता है, तो मगध महाजनपद वर्तमान में आएगा आपका पटना। और एक बिहार का जिला होता है जिसमें गया। कई बार आपको अंग्रेजी के शिक्षक बताते हैं गो वेंट गो, गया गया गया। तो ऐसी कई बार ऐसी आपके जीवन में ये बातें आती हैं, तो उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। पटना, इस मगध जनपद की राजधानी थी वो गिरिवर्ज थी। पहली बात तो आपको ये है गिरिवृज, ये गिरिवृज है, इसका नाम बदल के आगे हो गया था राजगाह। अब राजगाह शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजाओं का घर शब्द को अधूरा मत छोड़ो, उसे शब्द को पूरा पढ़ो कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। गिरि का अर्थ होता है पर्वत और वृज पहाड़ी क्षेत्र जो है, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ। राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर। तो इसकी प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज और फिर इसकी राजधानी बन गई राजगाह और फिर इसकी राजधानी बन गई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को बसाया था किसने, उदयनी ने। ये एक बार जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया था ये प्रश्न कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयनी ने बसाया था। तो बढ़िया प्रश्न है। इसी पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया था आगे, पटना। ये शब्द आती है कि इसको आगे बदल के क्या कर दिया था, पटना। अब पटना आपने कर दिया था, पाटलिपुत्र, उदयनी, पटना। तो पटना इसका नाम किसके द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका किया गया था। बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, याद करने का एक तरीका ढूंढो, एक ऐसा साधारणतम रूप लिखो कि आप किसी को बताओ तो भी अगला भी समझ में आ जाए। आपने पटना लिखा, मैं 4 शब्द लिखता हूं, एक जैसे शब्द लग रहे हैं, जैसे पटना, पटाखा, पाटना, और चौथा शब्द जो यहां पर आता है
वो चौथा शब्द पर जब जो शब्द के रूप में उल्लेख करते हैं तो वो पाटलिपुत्र आता है। अब पहले नंबर पर तो है पटना। तो पटना तो है राजधानी, वर्तमान समय में बिहार की राजधानी है। पुराना नाम पाटलिपुत्र है, गिरिव्रज पुराना नाम है, राजगा पुराना नाम है, मगध की राजधानी। पटाखा ये एक देश है मकाऊ, उस मकाऊ देश की मुद्रा है, पैसा है वहाँ पर। जैसे हम भारत को रुपए कहते हैं तो उस तरीके से वहाँ पर इसको मकाऊ देश है, वहाँ पर इसको पटाखा कहते हैं। पाटना श्रीलंका में घास के मैदान है। अब श्रीलंका में घास के मैदान है। और एक शब्द आप कहते हो पटाना, ये पटाना क्या है? यानी हिंदी का मुहावरा है, मैंने उसे पटा लिया। पटाने का मतलब यहाँ किस शब्द का है? इसका हिंदी शब्द में अगर उल्लेख निकालोगे तो इसका अर्थ होता है समा जाना। हिंदी शब्द में इसका अर्थ होता है समा जाना। अब तथ्य को रोचक बनाने के लिए आपने लिखा कि भाई मगध महाजनपद है, पटना इस और गया क्षेत्र इसमें शामिल है, गिरिव्रज और राजगा इसको पुराना नाम है, पाटलिपुत्र इसका नाम रखा था उदयनी ने, पटना नाम रखा शेरशाह सूरी ने, पटना राजधानी है, पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है, पाटना श्रीलंका के घास के मैदान है, और पाटना जो पटाना जो शब्द है वो पटाना समा जाना एक हिंदी का मुहावरा है। तथ्य बड़ा रोचक हो गया, मस्तिष्क भी एकदम से सक्रिय हो जाता है यहाँ ऐसी स्थिति में। अब पांचवा महाजनपद जो आपका आता है और पांचवें महाजनपद के रूप में आता है वज्जी। तो आपने एक नाम लिखा और उसका नाम लिखा वज्जी। वज्जी महाजनपद है वो आपके पांचवें नंबर के रूप में आता है। और ये जो वज्जी है इसकी राजधानी मिथिला थी। कई बार महाभारत में आपने इसका नाम सुना है, मिथिला नरेश। और वैशाली शब्द आप इसके साथ आता है, वैशाली। तो मिथिला और वैशाली ये वर्तमान समय के बिहार का जो मुजफ्फर क्षेत्र है वो शामिल होता है। यानी कि कौन सा क्षेत्र होगा वर्तमान समय में, तो आप लिखेंगे बिहार। और बिहार का भी कौन सा क्षेत्र जो आपका इसके अंतर्गत शामिल होगा, तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे मुजफ्फर नगर। जो आपका इसके अंतर्गत शामिल होता है वो मुजफ्फरनगर इसके अंतर्गत शामिल होता है। अगला महाजनपद होता है जो छठे नंबर का महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम है मल महाजनपद। और मल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर। ये शब्द देखो, कुशीनगर जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, कुशीनगर। फिर मैं मैप के माध्यम से एक सरल रूप भी बताऊंगा आपको, ताकि आप आगे भविष्य के कंपटीशन के लिए उसे तैयार रखेंगे। तो मल कुशीनगर, और कुशीनगर है उसका दूसरा शब्द यहाँ जोड़ दोगे पावा। इसका दूसरा नाम जो जुड़ जाएगा वो पावा क्षेत्र आपका जुड़ जाएगा। तो ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है इसके अंतर्गत। यानी बुंदेलखंड का पठार आपने पढ़ा है, बुंदेलखंड आपने कक्षा 9 में भी पठारों का छोटा जिक्र पढ़ा। तो ये बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश में जो पठारी भूमि है उसको बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है, पूर्व हिस्सा। वो पूर्व हिस्सा जो था वो किसके नाम से प्रसिद्ध था? वो पूर्वी हिस्सा यानी आपके काशी नगर के नाम से, कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध था और मल महाजनपद की राजधानी था। फिर आपका आता है सातवां महाजनपद, और सातवें में एक शब्द आता है चेदी। आपने महाभारत में एक दृश्य देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 अपराध माफ करके फिर सुदर्शन चक्र से उनका वध किया था। आपने महाभारत में ऐसा देखा, बुजुर्गों से पूछोगे ना बैठ के कि वो शिशुपाल का वध क्यों किया था। वो शिशुपाल नाम के जो राजा थे वो इस चेदी जनपद के थे। तो कहने का मतलब ये भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और इस चेदी की राजधानी कौन सी थी? तो शक्तिमती थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती राजधानी थी। और शक्तिमती राजधानी किसकी है? चेदी की है। और शक्तिमती के राजा कौन हुआ करते थे? शिशुपाल। और शिशुपाल मौसेरे भाई थे किसके? भगवान श्री कृष्ण के मौसेरे भाई थे। फिर कृष्ण भगवान ने इनका वध कर दिया था सुदर्शन चक्र से। अब याद रखोगे ना तो बड़ा साधारण सा रूप हो जाएगा कि भाई अंगराज के रूप में कर्ण याद रह जाएगा, मगध के रूप में हमें पटना, पाटना, ये कौन सा क्षेत्र याद रह जाएगा, वज्जी में मिथिला, मल में हमें काशीनगर, कुशीनगर। तो कई चीज़ें बहुत सरल हैं, और भी सरल कर रहा हूँ आपके लिए इसको। तो चेदी, शक्तिमती
और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया था। ये जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद में आता था, और ये जो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था, यानी ये पूर्वी हिस्सा तो इसमें था, इसके जो बकाया जो हिस्सा था, जो शेष बुंदेलखंड का हिस्सा है, शेष हिस्सा, वो शेष हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल था। इस प्रकार हमारे 7 महाजनपद जो थे वो पूरे हुए। चलो वे अगले पर चलते हैं, और वो अगला जो महाजनपद है 8वां जो महाजनपद है उसका नाम है वत्स। ध्यान से देखिए वत्स। देखो वत्स, एक तो कई बार आप ये धार्मिक पौराणिक पुस्तकों में वत्स जो राजकुमार होता है उसको भी कहते हैं, लेकिन ये वो शब्द नहीं है। शब्द को साथ साथ पढ़ो, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसे शब्द आपसे बहुत पूछे जाएंगे। तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। जो कौशाम्बी जो क्षेत्र है वो कौशाम्बी जो इसमें शामिल होगा। आप 10वीं स्टैंडर्ड पर हैं, इसलिए थोड़ा सा कौशाम्बी को आप सीधे रूप से आप नहीं समझे। अगर आप हाई क्लासों में जाओगे तो इसकी बहुत बड़ी डिटेल आप इसके पास पढ़ोगे। तो कौशाम्बी क्षेत्र में एक शामिल होता है, उसका नाम है इलाहाबाद। आपने पढ़ा इलाहाबाद, और इलाहाबाद का भी जो योगी आदित्यनाथ है उसने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। आपने पढ़ा है, तो प्रयागराज कर दिया। नाम को ध्यान से रखो, योगी आदित्यनाथ कौन है? ये यूपी के सीएम है, और उस यूपी के सीएम ने 12 क्षेत्रों के नाम बदल दिए थे। हुमायूं नगर को हनुमान नगर कर दिया था, उसने इलाहाबाद का नाम जो बदल दिया था, और उसने प्रयागराज जो था, मीना बाजार थी उसको माया बाजार कर दिया था उसने। तो कई नाम बदले उन्होंने, तो इसका वर्तमान नाम बदल दिया, इलाहाबाद का कर दिया प्रयागराज। और ये इलाहाबाद जो है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का सुप्रीम को जो हाई कोर्ट भी है, उच्च न्यायालय भी है, तो वहाँ ये चीज़ क्या होती है, शामिल होती है। तो वत्स है, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और वर्तमान समय में इसका जो नाम है वो इलाहाबाद क्षेत्र था वर्तमान समय में इसका हिस्सा, और इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। दूसरे 9 नंबर पे जो महाजनपद आता है, और उसमें एक आता है कुरु महाजनपद। देखो, एक तो आता है कुरुक्षेत्र, ये तो युद्ध भूमि है, और एक है कुरु महाजनपद। जब पांडव और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ राजसत्ता के लिए, ये एक धर्म युद्ध था, और उस समय अंधे धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को एक अलग से रियासत दे दी थी, इंद्रप्रस्थ, जो उबड़ खाबड़ भूमि थी। उन्होंने उसको अपनी मेहनत से, कर्म से, योग से, साधना से शुद्ध करके एक रियासत बसाई थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। और इस कुरु महाजनपद की वो इंद्रप्रस्थ क्या बनी, राजधानी बनी। ये इंद्रप्रस्थ वर्तमान समय में दिल्ली व मेरठ, आप दिल्ली और मेरठ यूपी में है, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है, और एक अर्ध राज्य भी है। छात्रों, एक शब्द बोल दिया मैंने यहाँ पर, एक अर्ध राज्य, क्योंकि दिल्ली एक अर्ध राज्य इसलिए है कि यहाँ विधानसभा तो है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी क्या है, हिस्सा है, इसलिए अर्ध राज्य है। ये कुरु है, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। दिल्ली व मेरठ क्षेत्र वर्तमान में इसमें शामिल है। इंद्रप्रस्थ को बसाया था पांडवों ने, और ये कुरु महाजनपद था, उसकी इसको क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। वर्तमान समय में ये दिल्ली कहलाता है। फिर अगला महाजनपद जो आपका आता है, जिसका अर्थ होता है पांचाल, 10वां महाजनपद जो आपका आता है, और उस 10वें महाजनपद का नाम जो आता है वो पांचाल आता है। पांचाल महाजनपद है, इसकी 2 राजधानी थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। एक उत्तरी पांचाल है और एक दक्षिणी पांचाल है। ये 2 इसकी क्या थी, राजधानी थी, कि एक उत्तरी पांचाल के रूप में थी और एक दक्षिणी पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत इसकी राजधानी थी। तो उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर इसकी राजधानी थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिली। इसकी राजधानी जो थी वो काम्पिली थी। ये अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर कहलाता है, और ये काम्पिली थी, ये दक्षिणी भारत में है। ये तो राजस्थान का नागौर जो जिला, इसका पुराना नाम अहिछत्रपुर था, काम्पिली थी। अब आगे कभी आप पढ़ोगे तो कहोगे कि सर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि ये अहिछत्रपुर है, ये तो चौहानों की राजधानी भी है। बिल्कुल ये राजधानी आप कहोगे तो चौहानों की तो है। ये तो हम जो मध्यकाल के इतिहास के
पहले का विवरण पढ़ते हैं तब आता है। लेकिन ये जो विवरण है ये तो जो पूर्व समय का है, जैसे हर्यक वंश विकसित हुआ था, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म विकसित हुए थे तब का इतिहास है। तो तब उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर, जिसका वर्तमान नाम नागौर। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिली, और दक्षिणी भारत में ये काम्पिली जो क्षेत्र आपका जो है वो यहाँ पर क्या है स्थित है। वर्तमान समय में इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है? आपने एक सेंटर का नाम सुना है, कई विद्यार्थी 10वीं करने के बाद भर्ती होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जो बरेली है, बरेली फरीदाबाद है, फरीदाबाद है। जैसे इस पर एक बहुत बड़ा उक्ति आती है, खुश रहो आबाद रहो, दिल्ली रहो चाहे फरीदाबाद रहो। तो बरेली है, फरीदाबाद है, बदायूं है। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये तीनों क्षेत्र पहले क्या कहलाते थे? ये पहले पांचाल कहलाते थे, और इनकी राजधानी एक तो नागौर हो गई, एक दक्षिणी भारत के अंतर्गत काम्पिली हो गई। तो ये आपके 10वें नंबर का जो टॉपिक जो आपका शामिल हो गया, और वो हो गया 10वां महाजनपद। अब मैं आपको 11वां महाजनपद बताता हूँ, और 11वें महाजनपद के बारे में आप पढ़ेंगे। आपने एक नाम सुना होगा मत्स्य। देखो मत्स्य का अर्थ होता है मछली। अब आप कहोगे सर मीन भी तो मछली है, बिल्कुल सही है, तो मत्स्य है। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, यानी जब धूर्त क्रीड़ा हुई थी, शतरंज का खेल हुआ था, तो उस धूर्त क्रीड़ा में हार गए थे पांडव, तो उन्हें 12 वर्ष का तो ज्ञातवास दिया गया। क्या 12 साल तो कहीं हमारी निगाह में भी रह सकते, और 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया था। तो उन पांडवों ने 1 वर्ष का ज्ञातवास इसी मत्स्य जनपद में बिताया था। इस मत्स्य जनपद में आप शामिल कर सकते हो जो ए, बी और सी, अलवर, भरतपुर और करौली, ये जो क्षेत्र शामिल है ए, बी और सी। ए बी सी का अगर आप शब्द लगाओगे अलवर, बी का आप अर्थ लगाओगे तो आपका हो जाएगा भरतपुर, और सी का आप अर्थ लगाओगे तो आपका शब्द हो जाएगा करौली। ये शब्द हो जाएंगे। और इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी थी विराटनगर। इस विराटनगर का दूसरा नाम हो जाएगा बैराट। आप कक्षा 10 की बुक में इसे बौद्ध संस्कृति के रूप में पढ़ेंगे। ये बैराट, विराटनगर, इसको आप कक्षा 10 की पुस्तक में एक केंद्र के रूप में पढ़ेंगे। बौद्ध संस्कृति का एक केंद्र था। अब आप कहोगे सर बौद्ध संस्कृति का मतलब क्या? यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष या बौद्ध धर्म के विकास या प्रगति के उदाहरण हमें यहाँ पर क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये जो विराटनगर है, ये मत्स्य जनपद, आज कौन सा क्षेत्र शामिल है इसमें? चलो हमारे 3 जिले तो शामिल होते हैं, लेकिन आप इसमें ये लिख सकते हो, ये तो हैं, लेकिन आप सीधा लिखो तो ये लिख सकते हो अलवर टू जयपुर, यानी अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर के मध्य का जो भाग है वो भाग यानी आपके किसमें शामिल होता है? वो भाग आपका पूर्णतः मत्स्य जनपद में होता है। इसकी राजधानी विराटनगर और बैराट कह सकते हो, एक ही नाम है भाई, ये दोनों अलग अलग नहीं है। और ये जो मत्स्य जनपद है ये 11वां जनपद था। फिर अगला एक जनपद शुरू होता है 12वां जनपद, और उस 12वें जनपद का नाम है सूरसेन। सूरसेन ये 12वां जनपद है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अब मथुरा का संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे तब उन्होंने मथुरा को छोड़कर एक नई धार्मिक नगरी बसाई थी द्वारिका, जो गुजरात में है। और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ कर लाए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ ये रण छोड़कर एक शांतिपूर्ण धार्मिक नगरी की स्थापना की थी। वो नगरी द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, इसलिए ये मथुरा का संबंध भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। सूरसेन की ये राजधानी हुआ करती थी, और ये जो सूरसेन में आज का जो क्षेत्र शामिल है वो यानी आपका जो है वो आगरा और मथुरा का जो क्षेत्र है वो पहले सूरसेन के हिस्से में शामिल हुआ करता था, या ये हिस्सा उस मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। फिर है 13वां महाजनपद। 13वां महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक। अस्मक महाजनपद है जो 13वें नंबर के महाजनपद के रूप में है। इस अस्मक की राजधानी में 3 शब्द आते हैं भाई। एक तो आता है पेठन, कई जगह तो आपको यही शब्द लिखा हुआ मिलेगा।
कई बार इस शब्द को लिखा जाता है पोतन, कई जगह इसका नाम लिखा जाता है प्रतिष्ठान। ये 3 शब्द आपके सामने आते हैं। विद्यार्थियों, शब्द तीनों एक ही हैं, लेकिन अगर हम एक ही शब्द पर करें, कई बार ऐसा शब्द आ जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको दूर करने के लिए जरूरी है। तो ये 3 शब्द इसके नाम के उदाहरण में मिलते हैं। और ये वर्तमान समय में कौन सा हिस्सा है? महाराष्ट्र, जहाँ पर कोरोना अब सबसे ज़्यादा फैल रहा है भारत में। ये भी अपने आप में आपको याद रखने लायक चीज़ है। तो महाराष्ट्र जो है उसका भी कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? औरंगाबाद। आप औरंगाबाद क्षेत्र जो आपका है, महाराष्ट्र से औरंगाबाद जो बीच का जो हिस्सा है, वो पूरा का पूरा इसके अंतर्गत शामिल है। फिर एक चीज़ देखिए, इसमें 2 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। अभी तक 12 के तथ्य अलग थे, लेकिन इसका 2 तथ्य बहुत बड़े अलग तरीके के हैं। पहला देखिए आप ध्यान से, एक तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। अब आपके सामने मैं 2 प्रश्न रख रहा हूं। एक तो दक्षिणी भारत की गंगा, देखो प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। एक तो दक्षिणी भारत की गंगा और एक दक्षिणी की गंगा। ये 2 शब्द कंपटीशन के बहुत बड़े क्वेश्चन है अपने आप में। ये छोटी एग्जामों के क्वेश्चन नहीं है बेटा, लेकिन आज जिस कंपटीशन में आप हैं वो आपके भावी कंपटीशन की आधारभूत शिला है। इसलिए अगर दक्षिणी भारत की गंगा पूछी जाती है तो आपको गोदावरी लिखना है, लेकिन दक्षिण की गंगा पूछी जाती है, यानी दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है, तो कावेरी है। याद आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना है। ये साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये संस्था हमेशा बच्चों के भविष्य को तैयार करती है, उनकी पृष्ठभूमि में ऐसा विवरण प्रदान करती है कि वो भविष्य में जब भी किसी कंपटीशन में बैठे तो अपने आप को बड़ा पावरफुल महसूस करें। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। एक तो बात ये आ गई कि ये जो 13वां जो महाजनपद है अस्मक, ये अस्मक, पैठण, पोतन और प्रतिष्ठान, 3 शब्द तो ये आ गए। ये तो एक ही शब्द के 2 नाम। ये जो महाजनपद है ये कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। लेकिन दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा का नाम आता तो आपको कावेरी लिखना। दूसरा बिंदु, एकमात्र जनपद या महाजनपद, एकमात्र जनपद जो दक्षिणी भारत में है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बाकी सभी उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एकमात्र जनपद है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। ये आपको इसको लिए याद रखना। फिर आपके बिंदु बच गए 3, और 3 बिंदुओं में बच गया जो 14 नंबर का बिंदु आता है, वो आपका जनपद है अवंती। ये शब्द भी आप इसी अध्याय में अशोक के साथ जोड़ के पढ़ोगे। इसको सम्राट अशोक मौर्य हैं, उनके साथ इसको पढ़ोगे आप, ऐसी चीज़ें आपके सामने फिर आएंगी। अवंती, और अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, यानी अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैनी है। तो उज्जैनी अवंती की राजधानी है। आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो महिष्मती, महिष्मती। लेकिन आपने छुट्टियों में अभी मूवी देखी है, बाहुबली भी देखी है आपने, और बाहुबली वाली मूवी आपने देखी है, तो आप कहोगे सर ये महिष्मती वही तो नहीं है बाहुबली वाली है। मूवियाँ इतिहास से निकलती ज़रूर हैं, लेकिन इतिहास को सही व्याख्यान में प्रस्तुत नहीं करती हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि उज्जैनी महेशमती राजधानी है, वो नहीं है जो आप बाहुबली वाली समझते हो। ये उज्जैनी महेशमती अलग क्षेत्र है जो वर्तमान समय में उज्जैन क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? उज्जैन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उज्जैन कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में आता है। इसके बाद 15वां जनपद है जिसका नाम है गंधार, जहाँ महाभारत के सबसे बड़े सरताज शकुनी यहाँ के थे, जो कौरवों के मामा थे शकुनी, वो गंधार क्षेत्र है जो वर्तमान समय में भारत से बाहर है। और इसकी गंधार क्षेत्र की तक्षशिला राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तक्षशिला जो है वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। गंधार अफगानिस्तान, ये यहाँ पर आता है अफगानिस्तान, और यानी तक्षशिला वो पाकिस्तान के अंतर्गत आती है, जो वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में है तक्षशिला। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि गंधार जो है इसमें कौन सा हिस्सा है? आज वहाँ से कहाँ तक आता था? तो 2 आते हैं। एक तो आता काबुल,
और काबुल से लेकर रावलपिंडी, काबुल से रावलपिंडी जो क्षेत्र है वो काबुल से रावलपिंडी का क्षेत्र था, वो गंधार जनपद में आता था। गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला है। वर्तमान में समय में तक्षशिला पाकिस्तान में है और तक्षशिला एक शिक्षा केंद्र भी रहा भाई, यानी तक्षशिला जो है वो एक शिक्षा केंद्र रहा है। इसी तक्षशिला के एक श्रेष्ठ विद्यार्थी हुए हैं जिसका नाम इतिहास में कौटिल्य ओब्लिक विष्णुगुप्त चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, ये यहीं पर पढ़े थे, ये यहीं पर उन्होंने अध्ययन किया था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो तक्षशिला के साथ ये जुड़ा हुआ एक शिक्षा केंद्र था। भारत में जैसे नालंदा शिक्षा केंद्र है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, तो उस तरीके से तक्षशिला एक शिक्षा केंद्र था। लास्ट महाजनपद है जिसका नाम है 16 नंबर पे, और 16 नंबर पे जो महाजनपद है जिसका नाम है कंबोज, यानी जो 16वां महाजनपद है उसका नाम कंबोज है। कंबोज महाजनपद जो है उसकी राजधानी लाजपुर थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी लाजपुर थी। और कश्मीर का पुंछ क्षेत्र जो अभी हमारे जो बॉर्डर का विवाद जो चल रहा है, राजौरी चल रहा है, कश्मीर चल रहा है, जो पुंछ क्षेत्र चल रहा है, पुंछ क्षेत्र चल रहा है, बारामूला क्षेत्र चल रहा है, ये जो क्षेत्र है उनमें तो कश्मीर का पुंछ क्षेत्र जो आपका था वो पुंछ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। इस तरीके से आपके 16 महाजनपद थे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपने इनको गहराई से अध्ययन जो मैंने करवाया उनमें आपने ध्यान से सुना है। आप इन 16 महाजनपदों में इस तरीके से अध्ययन करोगे। बाल साधना विद्यालय परिवार हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक बढ़ाएं और इस अलग ज्योति को बाल साधना की को आप आगे से आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगला बिंदु हम कल दूसरे बिंदु के रूप में आपके साथ अध्ययन करेंगे।